अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नवान बटाविया। तो क्लास हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि आईएफआरएस और एसएमईज़ के बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, और ये अब तक 2 बार टेस्ट हो चुका है। तो पहला सवाल जो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, ये है विंटर 19 का, और दूसरा है विंटर 17 का। ये मुझे इसलिए इतना अच्छे से याद है कि मेरी अटेम्प्ट का सवाल है, तो आज हम उसको भी सॉल्व करेंगे जो हमने पेपर में किया था, और यहाँ पर भी आपके साथ दूसरा सवाल भी सॉल्व करूँगा। विंटर 19 का सवाल बहुत सिंपल है, जो पहला है तो पहले हम दूसरा वाला कर लेते हैं और इसके बाद हम उसको भी एक बार रीड कर लेंगे। सर, इस सवाल के अंदर है कि जब्बार प्राइवेट लिमिटेड है वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2016, और वो अपने एफएस बना रहे हैं 30 जून 2017 को, यानी इस कंपनी को बने हुए 1 साल हो गया है और ये कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को क्लोज करने जा रही है। और वो कह रहा है कि पहली ट्रांजैक्शन के अंदर के जब्बार ने कंस्ट्रक्टेड की एक ऑफिस बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट है 3.3 मिलियन, विच वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2017 को। ये बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस कॉस्ट के अंदर 0.3 मिलियन एक लोन है, स्पेसिफिक बोरोइंग है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, और वो उसने उसको कैपिटलाइज की हुई है। और एट द ईयर एंड रिकवरेबल अमाउंट है उस बिल्डिंग का 3.1 मिलियन। अगर क्लास मेरे पास आईएफआरएस और एसएमईज की नॉलेज ना होती तो मैं कहता कि 3.3 मिलियन इसकी कैरिंग अमाउंट है और रिकवरेबल अमाउंट है 3.1 मिलियन, तो सर 2.2 मिलियन से तो इसका काम हो गया ख़राब। लेकिन आईएफआरएस और एसएमईज हमने देखा है कि 0.3 मिलियन जो कैपिटलाइज है, जो बोरोइंग कॉस्ट है, वो इसके अंदर अलाउ नहीं कैपिटलाइज करना। तो मैं क्या करूँगा, अपने इस 3.3 मिलियन से 0.3 माइनस करूँगा और इस 0.3 को मैं पीएनएल का रास्ता दिखाऊंगा, और 3 मिलियन पे मेरी ये जो भी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, वो मेरे एफएस में डिस्क्लोज होगी बैलेंस शीट के अंदर। बहुत सिंपल सा केस था, 2 मार्क्स का, इजी मार्क्स होते हैं स्पेशलाइज के अंदर। बस बंदे को पता होना चाहिए, जानना और ना जानना ही इसमें डिफरेंस क्रिएट करा देता है। सर, केस नंबर 2 है 1 जनवरी 2017 को। डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी अकाउंटिंग की बॉडी हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी स्टैंडर्ड हो, आपका किसी भी स्टैंडर्ड का पर्चा दे रहे हो आप, तो ये 1 जुलाई 2016 को पैदा हुई है और 1 जनवरी 2017 को इसने 2 शॉप परचेज की है। एक का नाम है ए और दूसरी का नाम है बी। 5 मिलियन की ए उसने खरीदी है और बी खरीदी है 4 मिलियन की। अच्छा जी, शॉप ए इज बीइंग यूज्ड बाय जेपीएल फॉर मार्केटिंग पर्पस एंड शॉप बी वाज रेंटेड आउट सून आफ्टर इट्स परचेज। इसने इसका मकसद बताया है कि शॉप ए जो है वो हमने खरीदी है मार्केटिंग के लिए, यानी बिजनेस यूज़ के लिए, और जो शॉप बी है वो रेंट आउट कर दी है, और ये इसको मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी नॉर्मल फुल आईएफआरएस में IS 40 के स्कोप में लेके जाऊंगा, और यहाँ पर मैं इसको देखूंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। एट ईयर एंड यानी 6 महीनों के बाद इन प्रॉपर्टीज के शॉप ए और बी हैव बीन डेप्रिशिएटेड। वो कह रहा है कि हमने 5% से दोनों को डेप्रिशिएट भी किया है और दोनों को रिवैल्यूड भी किया है 6 मिलियन पे और 5 मिलियन पे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी ए डिस्कस करते हैं। इसके अंदर अगर आप अपना सजेस्टेड आंसर देखेंगे तो शायद उसके अंदर सजेस्टेड आंसर अपडेटेड नहीं है। उसके अंदर उसने जो ट्रीटमेंट किया, जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो काइंडली इसको देख लीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर, प्रॉपर्टी जो ए है इससे 5 मिलियन की खरीदी है, राइट, और इसके अंदर उसने उसको रिवैल्यूड किया है 6 मिलियन पे और डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 5% पे। तो क्लास सजेस्टेड आंसर के अंदर ये है कि उसने बताया है कि पीपीई को आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं रख सकते। तो ऐसा नहीं है, आप रख सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है कि 5 मिलियन पे इसने डेप्रिसिएशन भी चार्ज की होगी 5% से, और इसको जो रिवैल्यू करवाया होगा 6 मिलियन पे लेके गया होगा, तो डिफरेंस इसका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ही जाएगा जैसा IS 16 में जाता है। तो ये इसका आपने ट्रीटमेंट इसके अंदर डिस्कस करना था। तो डिस्कशन के अंदर सही भी आंसर हो सकता है, गलत भी हो सकता है, यानी ऊपर जो डेटा दिया हुआ है उस बात करनी होती है कि उसकी नोयत क्या है। तो आप शॉप ए के लिए डिस्कस करेंगे कि 5 मिलियन पे अगर उसने 5% डेप्रिशिएट करके 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा और इसको रिवैल्यूएशन क्या होगा, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉप बी पे अगर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ तो शॉप बी के लिए उसने क्या किया होगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर अगेन उसने जब खरीदी है 4 मिलियन की, तो उसने क्या किया होगा, उसको 5% से डेप्रिशिएट भी कर दिया होगा 6 महीने का, और फिर उसको रिवैल्यू भी क्या होगा 5 मिलियन पे, यानी जो इसकी कैरिंग अमाउंट आई होगी और जो इसका डिफरेंस होगा उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके गया होगा। तो क्लास हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर बिल्कुल कॉस्ट मॉडल अलाउ ही नहीं है और रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं, फेयर वैल्यू मॉडल अलाउ है। तो फेयर वैल्यू मॉडल का मतलब ये है कि आप कहेंगे कि डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज कर दिया है
वो रिवर्स होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज अलाउ नहीं होगा, तो मैं डेप्रिसिएशन का रिवर्सल डिस्कशन में डिस्कस करूँगा और मैं कहूँगा कि जो रिवैल्यूएशन की है वो भी गलत है। और सिंपल अगर 4 मिलियन का ख़रीदा है तो 5 मिलियन पे इसको मैं रिवैल्यू करवा के 8 मिलियन सीधा पीएनएल में ले जाऊँगा और इसको मैं कहूँगा कि फेयर वैल्यू गेन हुआ है, यानी मेरा पीएनएल 1 मिलियन से बढ़ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू अनरियलाइज्ड फेयर वैल्यू गेन। जो उम्मीद है बहुत सिंपल सवाल था और आपने इसमें ये भी नोट कर लिया होगा कि सजेस्टेड आंसर में इसमें क्या अपडेशन रहती है जो आपने अपने पार्ट पे लाजमी देखनी है। अच्छा क्लास, बिल्कुल सिंपल सा सवाल आया था ये वाला और इसके अंदर हम थोड़े से 8 डिफरेंसेस रिवाइज कर लेते हैं ताकि इस तरह आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहला था बोरिंग कॉस्ट का कि आईएफआरएस फॉर एसएमईज में कैपिटलाइज नहीं होती। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर आपको याद आ रही हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल पे रहती है, ये की डिफरेंस हो गया। सर अगर आपको याद आ रहा हो तो आईएफआरएस और एसएमईज अलाउ करता है सिंगल स्टेटमेंट मॉडल, यानी स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड रिटेन अर्निंग्स आप एक ही तरफ, यानी चेंजेस इन इक्विटी एक ही तरफ डाल सकते हैं अगर 4 कंडीशंस, 4 सूत्रों में। और उसकी 4 पोजीशंस ये थी कि अगर सिर्फ प्रॉफिट लॉस हो, डिविडेंड हो या सिर्फ करेक्शन ऑफ एरर हो या आपका चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो। सर फिर एक डिफरेंस ये था कि 3 कॉलम बैलेंस शीट ज़रूरी नहीं है, अगर आपका कोई एरर है, पॉलिसी का चेंज है, 2 कॉलम बैलेंस शीट ही आप देंगे। सर फिर पांचवा भी अगर हम देख लें 1 बाय 1 1 2 3 4 सर 5 फिफ्थ डिफरेंस ये था मेरे पास कि अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं कि ईपीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 6 डिफरेंस ये था कि आईएफआरएस 8 अप्लाई नहीं होता। सर 7 डिफरेंस ये था कि आईएफआरएस 5 अप्लाई नहीं होगा। और सर 8 डिफरेंस ये था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर उसने आपको एज अ पॉलिसी अलाउ किया हुआ है कि चाहो तो सेक्शन 11 और 12 को पूरा पूरा अप्लाई कर दो या चाहो तो आईएफआरएस 9 को विद रिस्पेक्ट टू रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट यूज़ कर लो। ये थे क्लास, हमने इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। यहाँ के 8 की डिफरेंसेस भी हमने देख लिए और ये सवाल भी। क्या उम्मीद है ये वीडियो आपको जो भी लेक्चर था समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा वो होगा आईएफएस 2 इजारा के लिए। ये भी एक बार पास पेपर में टेस्ट हो चुका है, तो काफ़ी टाइम से टेस्ट नहीं हुआ, 2-3 साल हो गए, तो हो सकता है ये इस बार आपके लिए टेस्ट हो जाए। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।